हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर का चैप्टर नंबर 39 है ना। क्या बोला है कि अ करंट I1 इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी पासेस थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस आर, मतलब अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, हाउ मच थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस इन वन टाइम पीरियड। ठीक है भाई, पहले अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को सॉल्व करते हैं, है ना। तो वन टाइम पीरियड मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, है ना भाई, साइनोसॉइडल है, ओमेगा टी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो वन टाइम पीरियड मतलब कितना हुआ? 2π/ओमेगा। ठीक है, अब इतने टाइम में व्हाट इज द टोटल थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड लिखा हुआ है। तो मान लेते हैं ये रजिस्टर है, इससे करंट बह रहा है I1। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए कि इस रेजिस्टेंस पे जो हीट जनरेटेड होती है, ठीक है, जो हीट जनरेटेड होती है उसको पर यूनिट टाइम अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? पावर आएगा। और वो पावर किसके बराबर होता है? I²R। ठीक है ना, ध्यान रखना, चूंकि करंट टाइम डिपेंडेंट है, करंट इज वेरिंग विद टाइम, तो पावर भी क्या है? वेरिएबल है। तो सीधा पावर इंटू टाइम करके एनर्जी मत निकाल देना भाई, क्या करना पड़ेगा अपने को? P.dt का इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो P.dt का इंटीग्रल निकालूंगा मैं, तो उससे क्या आएगा? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये ET लिख देता हूँ मैं इसको। इसका मतलब क्या है? एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन टाइम पीरियड। ठीक, तो ये हो जाएगा P.dt का इंटीग्रल। P है अपना I²R और dt, और ये इंटीग्रल I², I कितना है भाई? I0 साइन ओमेगा टी, है ना। तो I0 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया, और ये dt आ गया। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा भाई? देखो, I0 तो कांस्टेंट है, I0 है क्या? बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, है ना। तो I0² बाहर आ गया, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ 1 - cos 2 ओमेगा t/2। ठीक है, डॉट dt, और ये इंटीग्रेशन का साइन। अब I0² और ये 2 बाहर निकाल लिए अपन, है ना। 1 - cos 2 ओमेगा टी बचा है भाई। cos 2 ओमेगा टी का अगर आप वन टाइम पीरियड में निकालोगे वैल्यू, वन टाइम पीरियड में उसकी इंटीग्रेट करोगे तो उसका आंसर 0 आता है। आपको पता होना चाहिए बात, हालांकि मैं यहाँ पर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, ये हो जाएगा, dt को इंटू कर रहा हूँ अंदर, तो क्या बचेगा? dt प्लस cos 2 ओमेगा टी। अरे यार, थोड़ा स्पेस कम हो गया, अपन अगले पेज में चलते हैं ना, नेक्स्ट पेज। हाँ, तो क्या क्या था अपने पास? I0/2, I0 का स्क्वायर था, है ना। और क्या था? 1, मतलब 1 इंटू dt क्या हो जाएगा? dt बन जाएगा, है ना। तो dt प्लस cos 2 ओमेगा टी dt। ठीक है ना, और यहाँ पर ये इंटीग्रेट करेंगे अपन। ठीक है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई? dt का इंटीग्रेशन सिंपल क्या आएगा? t, है ना। लिमिट्स का ध्यान रखना ना, लिमिट्स कहाँ रखेंगे, कहाँ से कहाँ तक रखेंगे? 0 से लेकर कैपिटल T मतलब क्या है? 2π/ओमेगा। ठीक, प्लस फिर से I0²/2 इंटू किया, और cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई? प्लस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। ठीक, लिमिट्स क्या रखेंगे अपन? 0 से लेकर t तक। t की वैल्यू कितनी है? 2π/ओमेगा, है ना। तो क्या बन गया ये? I0²/2 इंटू टी प्लस I0²/2 इंटू ये 2 ओमेगा को भी बाहर निकाल लेते हैं, है ना। 2 ओमेगा बाहर निकाल लिए, साइन 2 ओमेगा टी, तो साइन 2 ओमेगा, और इसकी वैल्यू क्या रखूँगा मैं? 2π/ओमेगा, है ना। 2π/ओमेगा माइनस साइन ऑफ क्या रखेंगे? 0, है ना। तो ये तो 0 होता ही है, और ये ओमेगा से ओमेगा कट गया, क्या है? साइन ऑफ 4π। साइन ऑफ 4π भी क्या होता है? 0 ही होता है। तो ये वाला टर्म भी क्या हो गया? 0। तो 0 माइनस इज 0, 0 माइनस 0 इज 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? ख़त्म, बचा सिर्फ ये वाला टर्म।
इसीलिए शुरू में बोला था cos 2 ओमेगा टी को इंटीग्रेट करोगे 0 से लेकर t तक, ठीक है, तो उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की होगी इंटीग्रेशन में तो आपको ये बात पता होगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बचा क्या अपने पास, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 और t की वैल्यू अपन क्या रख देंगे 2 पाई बाय ओमेगा। 2 से 2 कट गया और ये क्या आ गया आई नॉट स्क्वायर पाई बाय ओमेगा। तो ये क्या है भैया, ये है टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन टाइम पीरियड, थर्मल एनर्जी। ठीक है ना, थर्मल एनर्जी कंज्यूम्ड बोल लो या प्रोड्यूस बोल लो, बात एक ही है। थर्मल एनर्जी वैसे कंज्यूम नहीं हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है और थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, कितनी, इतनी, एक टाइम पीरियड में। ठीक, पहला पार्ट खत्म। अगले पार्ट पे आते हैं। क्या बोला है कि अ करंट, कलर चेंज किया जाए यार, हाँ, अ करंट I2 इज इक्वल टू माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी पासेस थ्रू द रजिस्टर, हाउ मच थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन वन टाइम पीरियड। तो भाई करंट की डायरेक्शन चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर उतना ही जनरेट होता है, एनर्जी उतनी ही कंज्यूम होती है। ठीक है ना, मतलब पावर उतना ही कंज्यूम होता है, एनर्जी भी उतनी कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी उतनी ही प्रोड्यूस होगी, सेम आंसर आएगा। ठीक है ना, अगर करंट को मैं यहाँ रख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना भाई, वैल्यू तो सेम ही है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, बस माइनस का फ़र्क है, मतलब डायरेक्शन का फ़र्क है। और वैसे भी भाई देखो यहाँ पर आई स्क्वायर लगता है, तो डायरेक्शन से तो वैसे भी मतलब नहीं है। ठीक, मतलब साइन से कोई मतलब नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इफ़, तो समझ में आ गया ना, I1 और मतलब फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट का आंसर सेम होएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आंसर है वो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। ठीक, अब if I1 and I2 both passes through the resistor simultaneously, how much thermal energy is produced? Is the principle of superposition obeyed in this case? तो भाई ये क्या फालतू सवाल है यार, फालतू सवाल मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको समझना, इसको मिटाते हैं सबको। करंट क्या होता है भाई, ये रजिस्टर है एक। अब यहाँ से आप सेम करंट बहा रहे हो मैग्नीट्यूड वाइज, और यहाँ से भी सेम करंट बहा रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इस किसी पॉइंट से बात करता हूँ, तो इस पॉइंट से नेट चार्ज फ्लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना भाई। करंट होता क्या है, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो आप दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट करंट बहा रहे हो, तो भाई इस पॉइंट से कोई चार्ज नहीं बहेगा, तो करंट थ्रू द रजिस्टर इज ज़ीरो। तो अगर करंट थ्रू द रजिस्टर ज़ीरो है तो ऑब्वियसली जो एनर्जी का लॉस आएगा वो भी ज़ीरो आएगा, क्योंकि आई स्क्वायर आर तो ज़ीरो हो गया ना भाई, आई ज़ीरो हो गया। ठीक है ना, और I1 और I2 बोथ को साइमल्टेनियसली बहाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया एक करंट ऐसे निकल जाएगा और एक करंट ऐसे निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, करंट का मतलब होता है नेट चार्ज का फ्लो। ठीक है, हालांकि अपन जब सर्किट एनालिसिस करते हैं तो उसमें I1 और I2 को अपोजिट डायरेक्शन में मान लेते हैं और सुपरपोजिशन थ्योरम लगा देते हैं, पर वो बस एक मैथमेटिकल तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। ठीक है ना, एक वायर में ऐसा करंट भी जा रहा है और ऐसा करंट भी जा रहा है, और आप बोल लो भाई नेट करंट हो गया I1 माइनस I2, ये तो ये बात एकदम फालतू है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। सिर्फ मैथमेटिकल सॉल्व करने के लिए ये चीज़ अपन लगाते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं सर्किट एनालिसिस में। ठीक है ना, तो यहाँ पर इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओबेड इन दिस केस, तो भाई ये पहली बात तो एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी वैलिडिटी के बारे में कोई कमेंट करना ही बेवकूफ़ी है। ठीक है ना, मैथमेटिकली तो वैलिड होएगा ही भाई, क्योंकि अगर मैथमेटिकली बोलोगे आप तो I1 यहाँ से बह रहा है और I1 यहाँ से बह रहा है, बराबर है, तो नेट करंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो हाँ भाई बाकायदा ज़ीरो है, वैलिड है सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो ये बात समझने की है। ठीक, डिस्कशन की बात थी, जितना लंबा कर लो ख़त्म नहीं होएगा, है ना, लेकिन क्रक्स आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन का। ठीक, तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो गया कि थर्मल एनर्जी क्या होगी प्रोड्यूस, नहीं होगी प्रोड्यूस। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिवली रजिस्टर से कोई करंट नहीं बहेगा। और अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओबे हो रहा है कि नहीं, वन वर्ड में आंसर कोई पूछ रहा है तो हाँ ओबे हो रहा है। ठीक है ना, पर ये ध्यान में रखना है कि ये एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल होता है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। ठीक, चलो भाई ठीक है, फिर बाय।